हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आज साइंस का मॉडल सेट 6 है जो बिहार डीएलएड और बीएड का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 2024 में, मतलब इस बार, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अर्थात साइंस का सेट है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं दोनों एग्ज़ाम में, और जिस भी एग्ज़ाम में साइंस प्रश्न आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस के बारे में बोल रहा है कि विद्युत प्रेस में कौन सा मतलब लगाया जाता है। तो तांबे का तार नहीं, तांबे का तार चालक तार में, तांबे का चालक के रूप में। ठीक है, नाइक्रोम का तार हम लोग विद्युत प्रेस में यूज करते हैं। नाइक्रोम का तार हम लोग विद्युत प्रेस में यूज करते हैं, और तांबे का तार चालक के रूप में। शीशा का तार, लोहे का तार नहीं होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, नाइक्रोम का तार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? लेंथेनम एक होता है लेंथेनाइड सीरीज, तो उसी में लेंथेनम की परमाणु संख्या पूछ दिया है। तो लेंथेनम की परमाणु संख्या होता है 57। क्या होता है? 57। लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होता है? 57। और लेंथेनम सीरीज, लेंथेनम सीरीज का जो परमाणु संख्या होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 57 से लेकर के 71 तक, 57 से 71 तक। और जिसमें जो 57 है वो लेंथेनम की परमाणु संख्या है, लेंथेनम। तो इसमें प्रश्न में पूछा था कि लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 57। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना भी पाया जाता है। अगर ऑप्शन में चांदी रहे, AU और AG, ये दोनों पाया जाता है, मतलब चांदी भी पाया जाता है, चांदी। अगर सोना सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर सोना नहीं रहे तब आप चांदी मार सकते हैं, और अगर चांदी भी न रहे और सोना भी न रहे तब आप एल्युमिनियम को थर्ड ऑप्शन में आप मार सकते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन है कि आप एल्युमिनियम को भी मान सकते हैं कि ये धातु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में आता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में सोना आता है, पहला ऑप्शन सोना हो जाएगा, नहीं रहे तो चांदी भी। तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम परफेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन सोना परफेक्ट आंसर है, और चांदी भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है वो बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, तो कैल्शियम, और देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एक थ्योरी है, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, अब अगर जल की अस्थायी कठोरता को हमको दूर करना है, दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? जल की अगर अस्थायी कठोरता हो चुका है और हमको दूर करना है, तो दूर करने के लिए हमको जल को उबालना होगा, जल को बॉयल करना होगा, जल को उबालना। ठीक है, तो जल को उबालिएगा तो जो जल का जो अस्थायी कठोरता है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और अगर जल की अस्थायी कठोरता की बात करें तो जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होगा? तो Ca और Mg, Cm तथा
Mg कहने का मतलब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण या सल्फेट के कारण भी होता है, सल्फेट्स के कारण, सल्फेट के कारण, ठीक है। क्लोराइड मेनली रूप से होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में सल्फेट रहे तो वो भी होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता हो, ना कि अस्थायी। अस्थायी के लिए हम लोग जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट को जिम्मेवार मानेंगे, और अगर इसको दूर करना है तो दूर करने के लिए हमको देखिए, अस्थायी में दूर करने के लिए जल को उबाले थे, लेकिन अगर इसमें दूर करना है अस्थायी कठोरता तो उबालने से नहीं दूर होगा जल की अस्थायी कठोरता। इसके लिए आपको वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का उपयोग करना होगा। वॉशिंग सोडा का उपयोग करके हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करके जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं। प्रश्न में था कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो CaMg के बाइकार्बोनेट के कारण, और यहाँ पे क्लोराइड के कारण क्या होता है, तो अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। और यहाँ पे सल्फेट के कारण भी हो जाएगा अस्थायी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयुक्त होता है, मतलब साइनाइड विधि से क्या क्या निष्कर्षण होता है। तो साइनाइड विधि से सोना भी होता है और चांदी भी होता है, ये ऑप्शन दोनों हो जाएगा इसमें, चांदी भी हो जाएगा और सोना भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, साइनाइड विधि से साइनाइड विधि से सोना चांदी निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण होता है। फेन उत्प्लावन विधि से सल्फर का निष्कर्षण होता है, सल्फर का निष्कर्षण। और एक होता है हैबर विधि से क्या प्राप्त होता है, हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है हैबर विधि से। और संपर्क विधि से क्या प्राप्त होता है, संपर्क विधि से हमको होता है H2SO4 अमोनिया प्राप्त लिख देते हैं यहाँ पे H2SO प्राप्त होता है, ठीक है। H2SO4 करने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो संपर्क विधि से हम लोग H2SO4 को प्राप्त करेंगे, हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त होता है, लेकिन फेन उत्प्लावन विधि से हम लोग सल्फर का निष्कर्षण करते हैं, ना कि प्राप्त करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि सल्फर का निष्कर्षण का विधि है, और साइनाइड विधि से हम लोग सोना चांदी का निष्कर्षण करते हैं। और यहाँ साइनाइड विधि के बारे में पूछा है कि किसका निष्कर्षण होता है, तो सोना और चांदी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है और बहुत महंगा मिलता है, इसलिए इसको वाइट गोल्ड भी आप बोल सकते हैं, वाइट गोल्ड, ठीक है। पेट्रोलियम को आप काला सोना बोल सकते हैं, काला सोना कोयला को भी आप बोल सकते हैं। प्लेटिनम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचरित करने पर देता है। कैल्शियम कार्बाइड बोला है कि जल से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, ठीक है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 किसका सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है। और CaC2 अगर जल से अभिक्रिया करता है तो ये क्या देता है, तो C2H2। और ये किस चीज़ का सूत्र है, तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H2। और C2H2 इसमें देखिए एसिटिलीन प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड को
जल से अभिक्रिया कराने पर C2H2 प्राप्त होता है अर्थात एसिटिलीन प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को जल से उपचारित करने पर एसिटिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एरोमेटिक, देखिए एरोमेटिक एक यौगिक है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक उसे बोलेंगे जिसका आकार, जिस यौगिक का आकार, जिस यौगिक का आकार रिंग के जैसा हो, रिंग के जैसा हो, उसको क्या बोलेंगे, तो एरोमेटिक यौगिक। और इसका जन्मदाता कौन थे, तो बेंजीन एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, बेंजीन एक वैज्ञानिक थे। देखिए बेंजीन का सूत्र रिंग के जैसा होगा। देखिए बेंजीन का रासायनिक जो संरचना होगा वो रिंग के जैसा होगा। जैसे देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 होता है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए इसका सूत्र होता है C6H6, एक C यहाँ पे ले लेंगे, एक C आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ इसका जो रासायनिक संरचना सूत्र है वो बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट होता है, यहाँ पे सिंगल तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और सब जगह एक आगो HH लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि H 6 गो है और कार्बन भी 6 गो है, तो देखिए गिन के 6 कार्बन भी हो गया और क्या हो गया 6 हाइड्रोजन भी हो गया। तो इसका आकार जो है वो रिंग के जैसा होता है। ठीक है, बेंजीन का आकार रिंग के जैसा होता है। ठीक है, रिंग के जैसा होता है। और बेंजीन जो थे वो एक प्रकार के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। एरोमेटिक यौगिक कहने का मतलब ही होता है कि जिस यौगिक का आकार रिंग के जैसा हो। रिंग के जैसा किसका होता है, तो बेंजीन का होता है। ठीक है, बेंजीन का होता है। और मीथेन के बारे में थोड़ा समझिए। मीथेन के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो इसके बारे में समझिए। इसके बारे में प्रश्न जो पूछता है, तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और इसको जाना जाता है फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है। और यह दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। दलदली क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ पे पाया जाता है। दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और जो मीथेन के बारे में और प्रश्न आता है कि धान के खेत में भी पाया जाता है। धान की खेती में दलदली होता है थोड़ा थोड़ा, तो धान की खेत में क्या पाया जाएगा, तो मीथेन पाया जाएगा। और इससे प्रश्न आ सकता है कि जानवर जो जुगाली करता है, जैसे गाय भैंस की जुगाली के दौरान क्या होता है, तो मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, तो मीथेन हो गया आंसर इसका। मतलब मीथेन का जो प्रश्न हो सकता था आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, फायर डैम के नाम से जाना जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, धान की खेती में पाया जाता है। जानवर गाय, जैसे गाय और भैंस हो गया, जब जुगाली करता है, मुंह चलाते रहता है, तो उस दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, और बेंजीन का जो आकार होता है रिंग के जैसा होता है। तो मीथेन के बारे में भी आप समझ लिए। फिनॉल एनिलीन, इससे संबंधित प्रश्न उतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में, जैसे हीलियम का सूत्र होता है He। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझिए। He हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या होता है कितना, 2, और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 4। 2 और 4। देखिए Z बराबर Z से अगर लिखेंगे तो समझिए कि वो परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो Z से। ठीक है, Z। और A से सूचित किया जाता है परमाणु
भार। तो ये जो दू है ये जेड है, जेड कहने का मतलब परमाणु संख्या है, और 4 जो है वो ए है, कहने का मतलब हीलियम का परमाणु भार कितना है 4। और जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या अर्थात जेड, वो प्रोटॉन के संख्या के भी बराबर होता है, और प्रोटॉन की संख्या और फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पे भरोसा नहीं है, जब कोई यौगिक में या कोई तत्व में आयन आ जाए। जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लेते हैं कि Na प्लस और Na सोडियम है, 11 में सोडियम होता है, अर्थात 11 परमाणु संख्या हो गया, और इसका 23 होता है, इसका 23 होता है परमाणु भार। सोडियम का, एक सेकेंड, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 और परमाणु संख्या होता है 11। इसमें आप बताइए कि इसका जेड बराबर क्या होगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन भी परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो 11 हो जाएगा प्रोटॉन भी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस नहीं रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। अगर प्लस नहीं है तब इलेक्ट्रॉन बराबर 11 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर प्लस दे दिया जाए तो उस स्थिति में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है, प्लस कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग किया है, अर्थात 11 में से एक आप घटा दीजिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा 10। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बदल सकता है किसी तत्व के संदर्भ में। अगर आयन आ जाए, आयन कहने का मतलब प्लस या माइनस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकता है। लेकिन अगर प्लस माइनस ना आए तब आप बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे यहाँ पे, तो इसको मिटा लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं कि, और देखिए परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करेंगे, और पी से प्रोटॉन हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ हीलियम के बारे में बात चल रहा है, तो यहाँ पे और ए मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा, तो 22 बोल रहे हैं, सॉरी 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा परमाणु भार। और एन मतलब न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस जेड। अब आप समझिए कि A माइनस जेड क्या हुआ, तो A माइनस जेड कहने का मतलब ये हुआ, A मतलब परमाणु द्रव्यमान, A मतलब परमाणु द्रव्यमान कहिए या भार कहिए, परमाणु द्रव्यमान, और जेड मतलब परमाणु संख्या। तो A मतलब जो परमाणु भार में से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु भार में से हम लोग परमाणु संख्या घटा देंगे, परमाणु संख्या, ठीक है। तो परमाणु भार क्या है, हीलियम का परमाणु भार है 4 और परमाणु संख्या है 2, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका न्यूट्रॉन कितना हो गया हीलियम का 2, और परमाणु संख्या कितना हो गया, परमाणु संख्या भी 2 हो गया, ये सब भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो परमाणु भार है, ए मतलब परमाणु भार, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 2। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इसमें बोला है कि हीलियम के बारे में पूछा है कि हीलियम के नाभिक में, जैसे देखिए यहाँ पे एक नाभिक ले लेते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पे बोला है नाभिक में, और नाभिक बोलते हैं इसको, नाभिक बोलते हैं न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, अर्थात नाभिक बोलते हैं, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हम लोग निकाले थे यहाँ पे, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया था यहाँ पे 2, न्यूट्रॉन भी 2 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉन भी और प्रोटॉन जो है परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो 2 हो जाएगा परमाणु, यानी कि प्रोटॉन भी हो जाएगा कितना 2। तो इसमें क्या पूछा है कि हीलियम के नाभिक में कितना होता है, हीलियम के नाभिक में होता है 1 प्रोटॉन, पहला ऑप्शन पढ़िए, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, नहीं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर इसका। उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुपात में
जल में पूछा है और आयतन के अनुपात में पूछा है। जल में पूछा है, आयतन के अनुपात में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O जल का सूत्र होता है। ठीक है, और ये पूछा है, अनुपात पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो किसके संदर्भ में? तो आयतन के संदर्भ में। तो आयतन में जैसे देखिए H2O हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु? तो 2। हाइड्रोजन के कितना परमाणु? 2। और ऑक्सीजन का एगो है, तो एगो है, तो इसका परमाणु क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया 2 गो और ऑक्सीजन हो गया एगो, तो 2:1 हो जाएगा क्या? तो इसका आयतन। तो बोला आयतन में जल एवं आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2:1। ठीक है, लेकिन यही अगर बोले द्रव्यमान के क्षेत्र में कि इसका द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान का अनुपात पूछ दे जल का, कि जल का जो है द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो देखिए एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 होता है इसका क्या? 1 होता है इसका परमाणु भार, और परमाणु संख्या भी 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, और 16 हो जाता है इसका क्या? 16 हो जाता है परमाणु भार। ठीक है, और इसका हो जाता है 1-1, मतलब 1 परमाणु संख्या और 1 परमाणु द्रव्यमान भी। तो अब यहाँ पे देखिए H2O है, तो H का परमाणु भार कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 हुआ, और परमाणु हाइड्रोजन कितना है? तो 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और अनुपात ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? क्योंकि ये द्रव्यमान के संदर्भ में पूछा है, तो हम द्रव्यमान को लेंगे, तो द्रव्यमान 16 होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 16। 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 16 इधर रह जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 8 16, तो 1:8। तो द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:8। और जल का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे जल का आयतन पूछा है 2:1, लेकिन अगर द्रव्यमान का पूछता तो 1:8 हो जाता, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, कौन कौन होता है? तो प्रोटियम, और दूसरा होता है ड्यूटीरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम 1H1 होता है, 1H1, और ये होता है 1H2, और ये होता है 1H3। फार्मूला होता है इस सब का। ठीक है, और ये जो ट्राइटियम है वो रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाता है। रेडियो पूछता है आपसे कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में रेडियो सक्रियता का गुण है? रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है कौन? तो ट्राइटियम को 1H3 से डिनोट करते हैं, 1H2 से ड्यूटीरियम हो गया, प्रोटियम हो गया 1H1। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक, जैसे यहाँ पे समस्थानिक वर्ड आया, तो समस्थानिक हम किसको बोलेंगे? परमाणु संख्या समान, समान कहने का मतलब बराबर, और परमाणु भार हो जाए अलग अलग, परमाणु भार हो जाए असमान कहने का मतलब अलग। ठीक है, अलग। तो देखिए अब ये हाइड्रोजन का समस्थानिक क्यों है? क्योंकि देखिए सभी का परमाणु संख्या जो है वो समान है, अर्थात 1-1 में सब है। एक इसका भी परमाणु, प्रोटियम का भी परमाणु संख्या 1, ड्यूटेरियम का भी 1, ट्राइटियम का भी 1, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसका 1 है परमाणु भार, इसका 2 है और इसका 3 है। तो जिस भी यौगिक का, जिस भी तत्व का समस्थानिक वही होगा जिसका परमाणु संख्या तो समान रहेगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा? वो अलग अलग रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझाए। 29 का तो हो चुका है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो काल आसान है कि कैल्शियम कार्बोनेट को धोने का सोडा बोलते हैं। धोने का सोडा कैल्शियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा
को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है? तो ये लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हम लोग का मांसपेशी में जम जाता है तो उसके कारण मांसपेशियों में दर्द उठने लगता है, अर्थात थकावट आ जाती है, ठीक है। तो थक जाते हैं हम लोग क्योंकि लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल क्यों जमता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण, O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन के कमी के कारण ही लैक्टिक अम्ल जमता है, जिससे हम थक जाते हैं, ठीक है। जैसे आप दौड़ते हैं तो पैर की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, क्योंकि दौड़ते वक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाती है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल जम जाता है और हम लोग थक जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दवा बनाने में काम आता है तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को खाद्य पदार्थों को संरक्षण में उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और दवा बनाने में भी इसका, जैसे किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है तो उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा। एक और प्रश्न, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीला बोलते हैं, जहरीला गैस। जहरीला गैस है ये, जहरीला गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है। और जहरीला गैस है और ये रक्त में घुलनशील होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो रक्त में घुलनशील, ठीक है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या है? काफ़ी खतरनाक गैस है, क्योंकि ये रक्त में घुलनशील होता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के क्षेत्र में ज़्यादा हम लोग नहीं रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आप आते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में घुलने लगता है और ऑक्सीजन की कमी कर देता है। इसके वजह से वो जहरीला बन जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा है कि आप बताइए कि ऑक्सीजन अर्थात O2 ईंधन है या नहीं है? ईंधन है या नहीं है? पहला ऑप्शन है हाँ, दूसरा ऑप्शन है ना। तो आप बताइए कि ऑक्सीजन ईंधन है कि नहीं है? ऑक्सीजन ईंधन है या नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो ईंधन नहीं है, ना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ईंधन को जलाने में सहायक जरूर है। बिना ऑक्सीजन को आप ईंधन को जला नहीं सकते हैं। ईंधन को जलाने में सहायक है, लेकिन ईंधन नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, ठीक है। ईंधन नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनीमिया अर्थात एनीमिया भी हम लोग बोलते हैं, एनीमिया या अनीमिया बोलिए, किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो सिंपल है, लोहा के कमी के कारण हम लोग को अनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया किसके कारण? तो लोहा के कारण हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। और मैग्नीशियम के कारण नींद ना आने की बीमारी हो जाएगा, नींद आने की प्रॉब्लम होता है इससे, नींद आने की प्रॉब्लम होता है मैग्नीशियम के कारण, ठीक है। और हड्डी कमज़ोर होता है कैल्शियम के कारण। एनीमिया रोग होता है किसके कारण? तो लोहा की कमी के कारण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? शुष्क धुलाई मतलब सूखा धुलाई, शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा।
तो सूखा धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो कपड़ा धोते हैं पानी में, तो वो गीला धुलाई हो गया, अर्थात उसको हम लोग कपड़ा को गीला करते हैं, उसके बाद कपड़ा जो है वो धुलता है। लेकिन यहाँ पे सूखा धुलाई के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सूखा धुलाई के लिए किसको प्रयोग करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से कपड़ा को बिना गीला किए हुए एक मशीन होता है, उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से बहुत हाई प्रेशर से उस पर हवा मारा जाता है, जिससे मतलब जो धूलकण है वो आसानी से साफ़ हो जाता है और तुरंत साफ़ हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग बेहोशी में कर सकते हैं। हाँ, बेहोशी में या चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। तो मीथेन गैस कहाँ कहाँ होता है? दलदली क्षेत्र में और धान के खेत में। तो धान का खेत में क्या हो जाएगा? धान का खेत में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। और हाँ, मीथेन गैस जो है, मीथेन इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। मीथेन CH4 को मीथेन कहेंगे। मीथेन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। मीथेन भी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और CO2 भी होता है, ठीक है। CO2 और प्लस CH4 ये दोनों जो है, ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन कौन सा गैस है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये दोनों। और मीथेन गैस कहाँ होता है? धान की खेती में। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। देखिए यहाँ पे आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है। तो बताया आपको कि CH4 अर्थात मीथेन, और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न है स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक मतलब होता क्या है? तो स्फटिक मतलब होता है क्वार्टर्ज। स्फटिक को ही हम लोग क्वार्टर्ज बोलते हैं, क्वार्टर्ज बोला जाता है। और ये सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना होता है। स्टिफिक या क्वार्टर्ज किसका बना होता है? तो सिलिका का। याद रखने वाला चीज़ है कि स्टिफिक या क्वार्टर्ज किसका बना होता है? तो सिलिका का, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? उभयधर्मी के बारे में बात किया है। उभयधर्मी किसको बोलेंगे? उभयधर्मी हम उसको बोलेंगे जो अम्ल और क्षार दोनों का काम करे, जो अम्ल प्लस क्षार दोनों का काम करे, अम्ल प्लस क्षार दोनों का काम करे, उसको उभयधर्मी बोलते हैं। और ये इसका गुण कौन दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम। और जिंक भी होता है, Z10 जिंक भी जो है उभयधर्मी का रूप दर्शाता है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो जिंक है और एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम दिया है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलिए। तो प्रश्न अब खत्म हो चुका है, तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन जो हम लोग पढ़े हैं। पहला प्रश्न था निम्न में से कौन सा तापक विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? तो नाइक्रोम का तार, चालक के रूप में तांबे का तार। अगला था लैंथेनम की परमाणु संख्या 57, और स्वतंत्र रूप में पाया जाता है सोना, या नहीं रहे तो चांदी, या नहीं रहे तो थर्ड ऑप्शन में आप एल्यूमिनियम को मार सकते हैं, ठीक है। अस्थायी कठोरता किसके कारण? तो Ca और Mg बाइकार्बोनेट के कारण। और अगर अस्थायी बोले तो CaMg के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, ठीक है। और दूर करने के लिए आपको बताया गया किसका निष्कर्षण से साइनाइड विधि? तो चांदी सोना, ठीक है। और सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड के नाम से, और काला सोना के नाम से क्या जाना जाता है? पेट्रोलियम या कोयला भी बोल सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारी, मतलब कैल्शियम कार्बाइड को जब आप जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन गैस देता है, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। अगला है एरोमेटिक, मतलब जिसका का रिंग हो। इसका जन्मदाता कौन थे? तो जन्मदाता थे बेंजीन, ठीक है। हीलियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होती है, उसको काफ़ी अच्छे से बताया गया था। आयतन के अनुपात में बोले तो 2:1, द्रव्यमान के अनुपात में बोले तो 1:8, ठीक है। अगला था धोने का सोडा कैल्शियम कार्बोनेट को, और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है।
मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जल जाता है जिससे हमें थकावट आती है। दवा के बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया, एनीमिया किस तत्व के कारण? तो लोहा। और है कि किसका शुष्क धुलाई में प्रयोग करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान की खेती में मीथेन गैस होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों उपयुक्त है। अस्टिफैक मतलब क्वार्टर एज किसका बना होता है? तो सिलिका का बना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न था कि उभयधर्मी एल्यूमिनियम है जो अम्ल क्षार दोनों का काम करे। तो इस प्रश्न को हम यहीं पे क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।